हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, इससे पहले हम आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत दक्षिणी अमेरिका संबंध या भारत लैटिन अमेरिका संबंधों पर चर्चा करें। एक बार मेरे बारे में मैं बता देता हूं आपको। मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस और आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था, राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अनुभव प्राप्त हुआ, इसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अनुभव सम्मिलित है। बच्चों, आप में से कई सारे स्टूडेंट ने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है हमारा बंसल 10 कोड यूज करके। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है या जो बच्चे आज पहली बार हमें यहाँ सुनने के लिए आए हैं, बच्चों ने मैं बताता हूं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है और उसके क्या फायदे हैं और उन्हें वो बच्चे किस प्रकार ले सकते हैं। देखिए, क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, अनअकैडमी आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ गया है ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसका प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से आपको लेना है। देखिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उसे इंस्टॉल करना है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहां पर जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपको दिखेगा प्लस इस तरह से लिखा हुआ और नीचे लिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन। यहां पर मिलेगा आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। और बच्चों, इस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं, देखिए डेली लाइव क्लासेस यहां पर आपको मिलती हैं, अर्थात टीचर के साथ आप एंगेज हो सकते हैं, यहां पर अपने डाउट्स क्लास के बीच में पूछ सकते हैं। जब मैं प्लस क्लासेस लूंगा या जो प्लस क्लासेस में आप बच्चे बैठेंगे मेरी क्लासेस में, वो सभी मुझसे क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। बच्चों, यहां पर आपको हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराते हैं और साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज अर्थात आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, जो आपके आरएएस में अच्छी रैंक के लिए बहुत उपयोगी होती है। बच्चों, ये पूरा अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स होगा, ये पूरा कोर्स आपका एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। अर्थात मैं जब आईआर पढ़ा रहा हूं आपको प्लस कोर्स में, तो मेरे सारे लेक्चर्स आपको कंटिन्यूटी में 1 बाय 1 मिलते जाएंगे। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा। उसके बाद पॉलिटी और उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, इस प्रकार सारे लेक्चर्स आपको गुथे हुए मिलेंगे, एकदम एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के रूप में आपको मिलते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस, कई सारे रिसोर्सेस यहां पर आपको इस कोर्स के साथ में निःशुल्क मिल जाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें फीस को लेकर बता देता हूं, कई सारे यहां पर आपको ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन कौन सा लेना है ये जो डाउट रहता है कई बच्चों में, देखिए इसको क्लियर कर लीजिए आप लोग। ये वाला कोर्स लेना है आपको 12 महीने का, क्योंकि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वाले कोर्स नहीं लेने, क्योंकि आरएस की प्रिपरेशन में आपको 1 साल का समय लगेगा कम से कम। और उसके अलावा देखिए, कई बार आरएस का एग्जाम टाइम पर हो भी नहीं पाता है, तो इस कारण से भी 1 साल से ज्यादा भी टाइम लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। और देखिए, यहाँ पर ये 24 महीने का कोर्स है। ये वाला कोर्स 8,400 रुपए का जो आपको दिख रहा है 24 महीने का कोर्स, ये एक अच्छा कोर्स है। अगर आप इसे लेंगे सबसे बेहतर होगा, नहीं तो आप कम से कम 12 महीने का कोर्स लें, ये आपके लिए सबसे सही रहेगा। देखिए, इसमें आपको एक नीचे कोड दिख रहा है बंसल 10 कोड। ज्यादातर बच्चों ने इसका यूज कर लिया है और जो नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, इस बंसल 10 कोड का यूज करके आप जब सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे अपनी ऐप में, जब आपको ऑप्शन मैंने जो दिखाया था वहां पर जब आप उसमें एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वहां पर आपको ये कोड डालना है BANSAL10 और इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए, 7,000 की फीस हो जाएगी 6,300 रुपए और 24 महीने की जो फीस थी 8,400 की, वो रह जाएगी 7,560 रुपए, अर्थात 10% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा फायदा इससे जो होगा वो ज्यादा बड़ा है बच्चों। वो फायदा ये है कि आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि आप जब इस कोड का यूज कर जब एडमिशन लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मेरी ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे और वहां पर मुझसे अपनी स्ट्रेटजी से संबंधित, आंसर राइटिंग से संबंधित, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उससे संबंधित या आरएस की परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स हैं, वो आसानी से आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक तरह का 1-to-1 कम्युनिकेशन हमारे अंदर बन जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पूरे 1 साल तक आप मेरी गाइडेंस में रहकर प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 24 महीने का प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया और बंसल 10 कोड का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप इसे याद कर लें, लिख लें और अपने दोस्तों को भी बताएं अगर वो अनअकैडमी का बस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। अब हम आते हैं हमारे उस टॉपिक पर जिसकी चर्चा आज हमें करनी है, भारत लैटिन अमेरिका संबंध।
बच्चों जब हम बात करते हैं भारत लैटिन अमेरिका संबंध की, तो सबसे बड़ी समस्या नए विद्यार्थियों के सामने आती है इस शब्द का मतलब समझने में। कई विद्यार्थी लैटिन अमेरिका किसको बोल रहे हैं ये समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूजन में बने रहते हैं। कई बच्चे भारत दक्षिण अमेरिका संबंधों के नाम से इसे समझते हैं, और दक्षिण अमेरिका में कौन से क्षेत्र आते हैं, लैटिन अमेरिका में कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या कैरिबियाई देश हैं, कौन से मध्य अमेरिका के क्षेत्र हैं, इन सबको लेकर एक कंफ्यूजन बना रहता है विद्यार्थियों के अंदर। सबसे पहले हम भारत लैटिन अमेरिका संबंध प्रारंभ करने से पहले इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, सब अच्छे से समझेंगे कि लैटिन अमेरिका क्या है, दक्षिण अमेरिका क्या है, मध्य अमेरिका क्या है, कैरिबियाई राष्ट्र क्या है। और जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्री का जो प्रश्न की प्रकृति है अभी वर्तमान में इस संदर्भ में भी है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अभी हाल में मध्य जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है उसे मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र भी कहते हैं, और उस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। और अभी देखिए लैटिन अमेरिका को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्री के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। और एक तो इससे प्री का एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है, वो क्लियर हो जाएगा आपका। और दूसरा इससे एक होता है कि ये जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका, ये हमारे लिए वैसे भी थोड़ा अनजान क्षेत्र है। इसी के बहाने मैं इन देशों को भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इस अनजान महाद्वीप को भी जान सकें। और हम जब भारत लैटिन अमेरिका पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में ही, उससे पहले आपको इस महाद्वीप के बारे में पता चल जाएगा, तो आप आसानी से भारत और लैटिन अमेरिका संबंधों को कोरिलेट कर पाएंगे, उन दोनों को समझ पाएंगे, किस प्रकार दोनों जुड़े हुए हैं भारत और लैटिन अमेरिका, और किस प्रकार इन दोनों के बीच में संबंध प्रारंभ हुए और कैसे कैसे ये संबंध आगे बढ़ते गए, और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल होते जाते हैं, और लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, कैरिबियाई देश कौन से हैं, मध्य अमेरिका के देश कौन से हैं, फिर हम समझेंगे लैटिन अमेरिका की प्रकृति, और फिर हम आएंगे भारत लैटिन अमेरिका संबंधों पर। स्टार्ट करते हैं लैटिन अमेरिका से। देखिए बच्चों ये हमने ये जो आपको बताया अभी कि लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये देखिए दो अलग अलग शब्द हैं, लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। देखिए लैटिन अमेरिका आपके सामने दिख रहा है, एक दो मैप आपको दिख रहे होंगे, दो पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। सबसे पहले आप राइट साइड वाली स्क्रीन पर देखें, आपको जितना भी क्षेत्र इसमें दिख रहा है, चाहे वो ब्लू कलर वाला हो, चाहे रेड कलर वाला, चाहे ऑरेंज कलर वाला या ग्रीन कलर वाला, इस सारे सम्मिलित क्षेत्र को मिलाकर हम कह रहे हैं लैटिन अमेरिका। ये बात क्लियर हुई बच्चों। लैटिन अमेरिका क्या है, ये पूरा की पूरा पोर्शन लैटिन अमेरिका है। अर्थात इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, ये पूरा की पूरा जितना क्षेत्र है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और बच्चों ये वाला जो क्षेत्र मैक्सिको यहाँ पर दिख रहा है आपको येलो कलर में, ये सारा की सारा मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अर्थात इसके अंदर ये नॉर्थ अमेरिका का कुछ क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये लैटिन अमेरिका के अंतर्गत ही आता है। यहां पर ये वाला क्षेत्र है मध्य अमेरिका का क्षेत्र, ये लैटिन अमेरिका के अंदर आता है। ये कैरिबियाई क्षेत्र, ये लैटिन अमेरिका के अंदर आता है। और ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है बच्चों, जो लैटिन अमेरिका के अंदर आता है। तो आपको क्लियरिटी आ गई। जो ये ग्रीन कलर वाला क्षेत्र है, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। और ये पूरा की पूरा अलग अलग सारे कलर्स का क्षेत्र मिलाकर ये पूरा की पूरा क्षेत्र कौन सा है, लैटिन अमेरिका का। अर्थात लैटिन अमेरिका का क्षेत्र बड़ा है और उसके अंदर एक छोटा क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका। ये ग्रीन कलर वाला हुआ दक्षिण अमेरिका, और ये पूरा की पूरा मिलाकर क्या हुआ, लैटिन अमेरिका। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबसे पहले। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए कैरिबियाई देश कौन से हैं, हमने इसमें बात की लैटिन अमेरिका में कि इसमें 4 तरह के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। एक ये हुआ उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र, और दूसरा हुआ मध्य अमेरिका का क्षेत्र, और ये तीसरा कैरिबियाई देशों का क्षेत्र, और एक ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। अब हम इसमें से कैरिबियाई देशों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये लैटिन अमेरिका कहा क्यों गया। लैटिन अमेरिका बच्चों ये भाषाई आधार पर कहा गया। ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये पूरा की पूरा जितने भी कलर्स का आपको दिख रहा है, पूरा की पूरा लैटिन अमेरिका। अब आप लैटिन अमेरिका शब्द से पहचानने लग गए हैं कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, तो मैं सीधे लैटिन अमेरिका बोल रहा हूं, आप समझ जाना। देखिए ये जो पूरा की पूरा लैटिन अमेरिका क्षेत्र है, यहां पर लैटिन भाषाओं का प्रभाव है।
लैटिन भाषाएं, देखिए स्पेन पुर्तगाल इस तरफ की जो भाषा इन्हें लैटिन भाषा कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र थे ये पहले इन पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस इन सब की कॉलोनी या उपनिवेश रहे थे। इन जगहों पर इनका अधिकार रहा था, इनका ये सब गुलाम राष्ट्र थे और इन जगहों पर इन अंग्रेजों के प्रभाव से, अंग्रेज किसको, अंग्रेज इंग्लैंड वाला नहीं बच्चों, ये पुर्तगाल और स्पेन वाली बात बता रहा हूं मैं। इन क्षेत्रों का प्रभाव होने के कारण, इन क्षेत्रों की ये कॉलोनी होने के कारण, उपनिवेश होने के कारण यहां पर ये भाषाएं बोली जाने लगी और इन भाषाओं का प्रभाव यहां पर ज्यादा देखा जाता है। और कौन सी भाषा हुई ये स्पेनिश भाषा जो होती है और पुर्तगीज जो भाषा होती है, ये भाषाएं यहां पर अधिक बोली जाती हैं। और ये कौन सी भाषाएं हैं, लैटिन भाषाएं। और इसीलिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं हम, लैटिन अमेरिका। ये भाषाई आधार पर है, ये एक पुरानी इतिहास को निरूपित करता है, जो एक उपनिवेश काल का जो दौर था उसे निरूपित करता है लैटिन अमेरिका। और वर्तमान में लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो शब्द हैं उनको एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो अधिकांश क्षेत्र आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र आ रहा है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक होकर बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कहीं ज्यादा अधिक है। और लैटिन अमेरिका के अंदर दक्षिण अमेरिका के साथ साथ मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा और साथ में कैरिबियाई राष्ट्रों को शामिल किया जाता है। ये क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अब हम इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कैरिबियाई राष्ट्र कौन से हैं, कैरिबियाई देश, देखिए ये जो मानचित्र हमने दिखाया था उसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा है कैरिबियाई देशों का, जो इस वाले मानचित्र में आपको ये ऑरेंज कलर में दिखा था। अब देखिए ये पूरा बड़ा मानचित्र, एक ऊपर आपको छोटा मानचित्र दिख रहा होगा, ये वाला जो मानचित्र है मेरे पेन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहां पर ये कौन सा था, दक्षिण अमेरिका, ये वाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहां पर मेक्सिको का क्षेत्र है जिसे हमने उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र बताया था। बीच में ये वाला मध्य अमेरिका का क्षेत्र। और यहां पर ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये है कैरिबियाई देशों का क्षेत्र। और इसी क्षेत्र को अब बड़ा कर दिया है, आपके सामने जो बड़ी बड़ी पिक्चर आपको दिख रही है वो यही वाला क्षेत्र है जो मैंने शेड किया है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है कैरिबियाई देशों का क्षेत्र। देखिए यहां पर एक सागर है जिसे कैरिबियाई सागर कहा जाता है। और इसी के आसपास के जो देश हैं, ये बेसिकली देश भी नहीं कह सकते ना, स्वतंत्र क्षेत्र कह सकते हैं आप। ये जो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं इन्हें कैरिबियाई राष्ट्र या कैरिबियाई देशों की संज्ञा दी जा रही है, कैरिबियाई सागर के पास वाले राष्ट्रों को। देखिए यहां पर देखिए क्यूबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, शीत युद्ध के समय इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा था। 1962 में एक केंद्र बन गया था, ऐसा लगने लगा था शीत युद्ध अब गर्म युद्ध में परिणत हो जाएगा। यही वो क्यूबा है बच्चों, ये कहां पर है, कैरिबिया में। देखिए बहुत सारे राष्ट्र आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे नाम लिखते हुए, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसके अलावा देखिए हैती, जमैका, इसके अलावा केमन आइलैंड्स, फिर आप देखिए वर्जिन आइलैंड्स, प्यूर्टो रिको, और ऐसे अनेकों यहां पर आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे नाम, ये वाले पूरे के पूरे, ये सारे इंपोर्टेंट एरियाज हैं। और इसमें एक आपको दिख रहा होगा ट्रिनिडाड टोबैगो। ये सारे बच्चों ये पूरा की पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में और कैरिबियाई सागर के आसपास स्थित क्षेत्र है और इन्हें कहा जा रहा है कैरिबियाई देश। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। अब इस प्रकार समझ लीजिए, जो बच्चे क्रिकेट प्रेमी है, वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट की टीम है वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। आपका जो ब्रायन लारा है वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। बच्चों कैरिबियाई देश ये वाला एरिया है, ये हम समझ गए। लेकिन क्या आप इससे अभी तक जोड़ पा रहे हैं अपने आप को, किसी भावना के आधार पर आप इसे जोड़ पा रहे हैं? देखिए मैंने आपको थोड़ा कोशिश की सांस्कृतिक आधार पर जोड़ने की, खेल के आधार पर इसे जोड़ने की। वेस्ट इंडीज टीम से आप इसे ज्यादा अच्छे से पहचान गए होंगे। दूसरी तरीके से आप समझिए कि जो ये ट्रिनिडाड टोबैगो है, यहाँ पर यहाँ की जो प्रधानमंत्री अभी कुछ वर्ष पहले एक भारतीय मूल की महिला थी, श्रीमती कमिला। बच्चों ये जो एक इंपॉर्टेंस है यहाँ का, भारतीय लोगों का जो प्रभाव है इस क्षेत्र पर, वो एक इन देशों को हमारे साथ जोड़ता है, हमारे सांस्कृतिक संबंधों में बांधता है। ये बात बच्चों क्लियर हो गई आपको। और भी देखिए यहाँ पर बहमास भी एक है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है यहाँ पर। कैरिबियाई राष्ट्रों के बारे में आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं।
और ये कैरिबियाई राष्ट्र बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका के जस्ट ऊपर है। दक्षिणी अमेरिका के जस्ट ऊपर ये दक्षिणी अमेरिका के कुछ क्षेत्र आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वेनेजुएला, कोलंबिया, इनके जस्ट ऊपर यहाँ पर कैरिबियाई सागर है और इस सागर के आसपास वाले क्षेत्र हैं कैरिबियाई देश, और इनके ऊपर अटलांटिक महासागर है। देखिए ये वाला जो महासागर है ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक। और इसमें ये कौन सा हिस्सा हुआ? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये हमने बताया था आपको ये कौन सा क्षेत्र था? कैरिबियाई देशों का क्षेत्र। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं मध्य अमेरिका की ओर। मध्य अमेरिका कौन सा क्षेत्र है? देखिए हमने अभी बताया आपको लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में हमने ये वाला क्षेत्र बताया था आपको दक्षिण अमेरिका। ये वाला क्षेत्र हो गया कैरिबियन सागर के आसपास वाला कैरिबियाई देशों का क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र है बच्चों मध्य अमेरिका का क्षेत्र। देखिए यहाँ पे कौन कौन से देश आ रहे हैं? ग्वाटेमाला, बेलीजे, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। बच्चों ये सारे देश मिलाकर बनाते हैं मध्य अमेरिका। आपको इन्हें क्रम से याद कर लेना है, परीक्षा में प्रश्न क्रम से भी आता है कि ऊपर से नीचे तक जमाइए किस प्रकार ये क्षेत्र में फैले हुए हैं। सबसे ऊपर कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है? बेलीजे, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और उसके लास्ट में आया पनामा। इन्हें आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और ये है मध्य अमेरिका का क्षेत्र, और इसे मध्य अमेरिका का क्षेत्र इसलिए भी कहा जा रहा है बच्चों, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है और दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये देखिए ये जो पनामा आपको दिख रहा है, पनामा यहीं पर बनाई गई थी पनामा नहर। आपको क्लियर हो गया? जो दोनों महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये है पनामा नहर। जो इस पनामा सिटी, ये पनामा सिटी है पनामा देश के अंदर, यहां से ही बनाई गई है पनामा नहर। आपको क्लियर हो गया पनामा कौन सा देश है और ये मध्य अमेरिका के अंदर आता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य अमेरिका की बात करने के बाद में लैटिन अमेरिका की प्रकृति की ओर। लेकिन लैटिन अमेरिका की प्रकृति से पहले मैं एक बार आपको दक्षिण अमेरिका से और परिचय करा देना चाहता हूं, क्योंकि मध्य अमेरिका से परिचय हो गया आपका, साथ में कैरिबियाई राष्ट्रों से आपका परिचय हो गया। अब हम आते हैं एक बार इस दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इतना बड़ा आपको येलो कलर में दिख रहा है, ब्राजील का क्षेत्र है ये है ब्राजील। ब्राजील है बच्चों ये एक बहुत बड़ा देश, और अभी हाल में न्यूज में भी रहा था, यहां पर एक संकट आ गया था बच्चों। यहां पर अमेजन नदी बहती है और ये बहुत ही एक जंगल वाला देश है। यहां पर काफी घने जंगल पाए जाते हैं जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी यहां पर आग लग गई थी और इस कारण से काफी नुकसान हो गया था पर्यावरण को, और इसलिए न्यूज में रहा था। यही है वो ब्राजील का क्षेत्र जो कि कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है बच्चों। ये कृषि के क्षेत्र हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हल्का सा आपको समझा रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र कहां है, आपको आइडिया लगने लग जाए। आपको दिख रहा है पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा है ब्राजील। बच्चों इस क्षेत्र में पुर्तगाल का शासन हुआ करता था पहले, और आप देखिए पुर्तगाल का शासन यहां पर है। और आप ध्यान करिए, मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं भारत से। भारत में किस क्षेत्र में पुर्तगाल का शासन रहा था? गोवा में बच्चों। इसीलिए ब्राजील की जो संस्कृति है वो भारत के गोवा की संस्कृति से मिलती है। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे गाना, आप एक म्यूजिक चलता है, म्यूजिक से आप कनेक्ट हो गए होंगे, ब्राजील के नाम से वो म्यूजिक स्टार्ट होता है। और देखिए गोवा के जो हमारा कल्चर है वहां पर वो गाना फेमस होता है। और क्यों? क्योंकि देखिए दोनों में पुर्तगालीज का राज हुआ करता था, और कहीं ना कहीं वो दोनों जुड़े हैं सांस्कृतिक रूप से। ब्राजील जुड़ा है हमारे गोवा से। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद देखिए ऊपर आपको छोटे छोटे राष्ट्र दिख रहे हैं। ये है फ्रेंच गुआना, ये वाला क्षेत्र हुआ फ्रेंच गुआना। ये पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, फ्रांस को उपनिवेश हुआ करता था। ये है सूरीनाम, ये है गुआना। ये देखिए बच्चों ये जो फ्रेंच गुआना है, यहां पर एक क्षेत्र कोरू। कोरू भारत के जो भारी सैटेलाइट होते हैं, भारी संचार उपग्रह होते हैं, वो इस क्षेत्र से प्रक्षेपित किए जाते हैं। और यहीं पर है फ्रेंच गुआना क्षेत्र, देश के अंदर है कोरू, और यहीं से भारत अपने भारी सैटेलाइट्स को भेजता था। देखिए अभी हाल में हमने जीएसएलवी का विकास कर लिया है, और जीएसएलवी का विकास करने के बाद हम खुद से भेजने की कोशिश करने लगे हैं सैटेलाइट्स को। लेकिन इस कुछ समय से अभी पिछले 2 साल पहले तक की अगर मैं बताऊं तो हमारे सारे के सारे जो भी भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं, उपग्रह अंतरिक्ष में हैं, वो इसरो ने इस जगह से प्रक्षेपित किए हैं, कोरू से। बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को? और वर्तमान में भी ऐसा नहीं है कि जब जीएसएलवी का विकास कर लिया है तो भी भारत कोरू से अभी भी अपने सैटेलाइट्स को भेजता है। ये क्लियर हो गया कितनी इंपॉर्टेंस है इस जगह की। ये देखिए भैया वेनेजुएला, हाल में यहां पर एक संकट चल रहा था, यहां पर खाद्य स्फीति आ गई थी, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और एक्चुअल में ओवरऑल पूरी मुद्रास्फीति आ गई थी, इन्फ्लेशन हो गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्राइसिस आ गई थी।
काफी यहाँ के जो नेता हैं और उनके बीच में और अमेरिका के साथ प्रतिद्वंद होने के कारण यहाँ पर काफी क्राइसिस आई, लड़ाई झगड़े हुए, काफी लोग मारे भी गए यहाँ पर और काफी संकट भरा समय रहा वेनेजुएला का। लेकिन ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिख रहा है छोटा सा, ये एक छोटी सी एक झील है बच्चों, इसका नाम है मराकाइबो झील, मराकाइबो झील। और इस मराकाइबो झील में मिलता है तेल, और आपको पता है तेल जहां मिलता है वहां पे भारत का ध्यान कितना रहता है। देखिए ये मराकाइबो झील है और भारत ने यहां पर निवेश किया हुआ है। भारत की जो ओएनजीसी कंपनी की जो विदेशी शाखा है उसने इसमें इस जगह पर निवेश किया हुआ है, तेल उत्खनन का कार्य वो इस जगह पर करती है। देखिए वेनेजुएला के साथ हमारे संबंध, ये कोलंबिया बच्चों, आपने कभी कभी सुना होगा, एक परेशानी सुनी होगी आपने कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा मेक्सिको को लेकर परेशान रहते हैं और एक वहां पर एक दीवार खींचने की कोशिश कर रहे थे। क्यों बच्चों, क्योंकि एक ड्रग्स की सप्लाई की समस्या रहती है। ये देखिए ये जो मध्य अमेरिका का क्षेत्र है, कोलंबिया को मिलाकर भी, कोलंबिया और ये पूरा की पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र, यहाँ पर अफीम की, ओपीएम की और ड्रग्स की खेती होती है और यहाँ से तस्करी करवाई जाती है। इसीलिए जो ये तस्करी अमेरिका में भी हो जाती है और इसी के लिए बॉर्डर बना रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति। चलिए इसके बाद नीचे आइए, देखिए ये समय इक्वाडोर, यहां पर ये देश है इक्वाडोर, ये है पेरू। पेरू का भारतीय जलवायु पर एक विशेष प्रभाव रहता है। ये आप जब भूगोल पढ़ेंगे आप या पढ़ लिया होगा जिन बच्चों ने, आपको पता होगा कि पेरू का भारतीय जलवायु में कितना महत्व है इस क्षेत्र का। यहाँ से एक गर्म जलधारा अचानक निकलती है और अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव आपने पढ़ा होगा, जो भारतीय मानसून को भी असर करता है और भारतीय मानसून हमारी कृषि को असर करती है और कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को असर करती है। देखिए कितना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है पेरू। इसके बाद में देखिए ये है बोलिविया, बोलिविया राष्ट्र है यहां पर। और इसके बाद देखिए पराग्वे, ये है उरुग्वे। सॉरी, देखिए ये पेरू, यहां पर हुआ बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे और ये है दूसरा बड़ा देश यहाँ पे अर्जेंटीना। ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर देखिए एक पतली स्ट्रिप में आपको एक देश दिखाई दे रहा है, ये है चिली। ये चिली तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है बच्चों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, काफी समय हो गया इसमें, लेकिन ये बातें सब क्लियर हो गई होंगी आपको। दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये सारे प्रकृतियां की क्लियर हो गई होगी। ये जो देशों का जो देश थे यहाँ पर वो सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की प्रकृति की। देखिए ये पूरा की पूरा लैटिन अमेरिका का क्षेत्र था। इसमें जो ग्रीन कलर का क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का क्षेत्र वो है जहां पर पुर्तगाल की कॉलोनी, यहाँ पर स्पेन के उपनिवेश हुआ करते थे। ये पूरे क्षेत्र स्पेन के अधिकार में थे। और ये जो ऑरेंज का जो कलर का जो क्षेत्र है, ब्राजील वाला वो क्षेत्र है और यहाँ पर पुर्तगाल का प्रभाव था। और देखिए इसीलिए हमने कहा इन देशों पर पुर्तगाल और स्पेन और फ्रांस का शासन था। ये ब्लू कलर का जो स्पॉट दिख रहा है आपको, ये फ्रांस का शासन वाला क्षेत्र है। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इस तरफ कौन सा महासागर है, अटलांटिक, और इस तरफ कौन सा है इनके, प्रशांत महासागर। ये अच्छा देखिए इन पर पहले तो प्रभाव था किसका, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस का, लेकिन बाद में अमेरिका ने भी कच्चे माल के लिए इन पर प्रभुत्व जताना स्टार्ट कर दिया और यहीं से विवाद स्टार्ट हो गए लैटिन अमेरिका के साथ में। ये बच्चों तीसरी दुनिया के देश भी कहे जाते हैं। तीसरी दुनिया के देश मतलब गरीब राष्ट्र आप कह सकते हैं। और ऐसे राष्ट्र जो एक अपनी अलग पहचान बना के रखना चाहते हैं, ना तो वो शीत युद्ध के समय अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहते हैं, ना ही सोवियत संघ के साथ शामिल होना चाहते हैं। इसके बाद में विकासशील अल्प विकसित राष्ट्र हैं ये हमने क्लियर किया, तीसरी दुनिया के देश या विकासशील अल्प विकसित राष्ट्र। लेकिन इस लैटिन अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट खासियत है और वो है कच्चे संसाधनों का विपुल भंडार। यहां पर भारी मात्रा में कच्चे संसाधन उपलब्ध हैं। कच्चे संसाधन कैसे, तेल, खनिज संसाधन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको चिली के बारे में, जहां पर तांबा मिलता है बड़ी मात्रा में। और मैंने आपको बताया कि ये जो ब्राजील है ये लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लोहे का निर्यात करता है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोहे की खदानें हैं। और देखा हमने कि तेल के लिए भी ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र जो अमेजन के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर तेल उत्पादन होता है बड़े लेवल पर, जो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे भारत के साथ में, लेकिन आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर कच्चे संसाधनों का विपुल भंडार है। इसके बाद हम आगे करते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग, भारत संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। भारत और दक्षिण अमेरिका के जब सहयोग की बात हो रही है तो ये एक प्रकार का दक्षिण दक्षिण सहयोग का उदाहरण है।
जब हमने एक सेशन लिया था आपका भारत और अफ्रीका संबंधों का, वहां पर दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में हमने बताया था। हमने कहा था कि भूमध्य रेखा से ऊपर अधिकांश जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो ज्यादातर भूमध्य रेखा के ऊपर हैं, और जो गरीब या विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र हैं वो ज्यादातर भूमध्य रेखा के नीचे या आसपास के क्षेत्र हैं। ये एक प्रकार का क्या हुआ, दक्षिण वाला क्षेत्र हुआ, और ये इन क्षेत्रों में है विकासशील और अल्प विकसित देशों के मध्य, इसीलिए इसे दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा गया। और देखिए ये भारत और ये दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो सहयोग है इसे भी दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका, ये भारत और अफ्रीका सहयोग क्या था, दक्षिण दक्षिण सहयोग। इसी प्रकार भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच जो सहयोग है वो भी एक दक्षिण दक्षिण सहयोग का उदाहरण है। और ये सभी राष्ट्र तीसरी दुनिया के देश, अपेक्षाकृत पिछड़े राष्ट्र हैं और अधिकांशतः पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश हैं। और मैंने बताया आपको भारत लैटिन अमेरिका सहयोग को भी क्या कहा जा रहा है, एक दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत लैटिन अमेरिका संबंधों की। देखिए शीत युद्ध के दौर में किस प्रकार के संबंध थे। शीत युद्ध का दौर था जब भारत आजाद हो रहा था, और 1990 तक का जो समय था उसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। देखिए भारत 1947 में आजाद हो गया, और इस आजाद होने के बाद भारत ने इन लैटिन अमेरिकी देशों की आजादी में भी संघर्ष किया, उनका सहायक बनकर भारत सामने आया। देखिए हमने बताया था लैटिन अमेरिका गुलाम बना हुआ था किनका, पुर्तगाल का, स्पेन का। अब भारत इनके स्वतंत्रता आंदोलन में एक विशेष भूमिका निभा रहा है। खुद आजाद होने के बाद इनकी आजादी की लड़ाई में भारत शामिल हुआ, और देखिए इसी का परिणाम था जब ये आजाद होने लगे तो इन आजाद राष्ट्रों ने भारत की जो गुट निरपेक्ष नीति थी उसका समर्थन किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये सहयोगी बन के आ गए। और इन्होंने विश्व के जो दो गुट थे उनसे दूरी बनाने की कोशिश की, अर्थात साम्यवादी गुट और जो पूंजीवादी गुट था इनसे दूरी बनाने की इन्होंने कोशिश की। इन गुटों के बारे में मैंने आपको पहले समझा दिया था पुराने लेक्चर्स में। प्लीज आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कोई भी पुराना लेक्चर आप देखें और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये बात क्लियर हो गई। शीत युद्ध के दौर में भारत ने कई लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था, अर्थात लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों ने इन दोनों ग्रुपों में शामिल नहीं होकर भारत समर्थित गुट निरपेक्ष वाले ग्रुप में अपने आप को जोड़ा। देखिए शीत युद्ध दौर में भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध अभी थोड़ा सा मैंने आपको समझाते टाइम बताया था, नक्शे के बारे में जब बता रहा था, ब्राजील के साथ हम किस प्रकार जुड़े हुए थे, गोवा शहर के बारे में हमने बात की थी। देखिए कई प्रकार से भारत का प्रभाव रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव रहा है इस क्षेत्र पर। देखिए लैटिन अमेरिका के जो ये राष्ट्र हैं ये भारतीय आध्यात्म में भरोसा रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। भारतीय योग यहाँ पर प्रचलित होने लगा है बच्चों। जो योग अभी अभी हमने देखा 21 जून का समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का दिवस मनाया जाता है, इस क्षेत्र ने भी, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं इन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। और ये इस पूरे लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में योग एक कल्चर की तरह, संस्कृति की तरह सामने आने लगा है। भारतीय फिल्मों का यहाँ पर क्रेज है बच्चों, भारतीय फिल्में यहाँ पर चाव से देखी जाती हैं। और ये दो बड़े पहलू हैं जो भारत और लैटिन अमेरिका को सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। शीत युद्ध के बाद में भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों का विकास कैसे होता है बच्चों, आप इसे देखिए। पिछले 3 दशकों में भारत ने लैटिन अमेरिका पर फोकस करना प्रारंभ कर दिया है। भारत ध्यान लगा रहा है, सक्रिय हो गया है लैटिन अमेरिका में, हर प्रकार से रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर प्रकार से भारत यहां पर सक्रिय हो गया है। देखिए 1990 तक के दशक तक, 1990 का जब दशक आया अर्थात 1991 का समय, हमने बताया आपको भारत ने कौन सी पॉलिसी अपना ली, एलपीजी की नीति। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, वैश्वीकरण कर दिया। इसीलिए भारत का आर्थिक जो विकास था उसको अंतरराष्ट्रीय पहचान प्राप्त होने लगी। अब लैटिन अमेरिकी देशों को समझ आ गया कि भारत ने अपना आर्थिक उत्थान प्रारंभ कर दिया है, और उसकी वजह हमने बताई एलपीजी, ये जो वैश्वीकरण की नीति थी, एलपीजी की पॉलिसी। और इसी से क्या देखा, विदेशी बाजारों में अपने बाजार खोलने की शुरुआत, अर्थात अब लैटिन अमेरिकी देशों को लगने लगा कि भारत ने अपने बाजारों को खोल दिया है और अब ये उनके साथ संबंध बनाने का अच्छा समय है। और यही वो समय था बच्चों जब ये लैटिन अमेरिका के देश भी आजाद हो गए थे और इनका भी राजनीतिक, आर्थिक विकास होना प्रारंभ हो गया था। इनमें राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आना प्रारंभ हो गई थी। और खासकर इसका जो प्रणेता था, इनका जो सबसे बड़ा लीडर था वो था ब्राजील। बच्चों ब्राजील इस क्षेत्र में एक स्टार कलाकार के रूप में सामने आने लगा।
और लगभग सभी राष्ट्र आने लगे थे बच्चों, लेकिन सबसे बड़ा जो सामने आने लगा वो था ब्राजील। और ये 1991 के आसपास का इस समय था जब दोनों देशों ने अच्छे संबंध बनाना स्थापित कर दिया। 1997 में देखिए भारत सरकार एक पॉलिसी भी लेकर आ गई। भारत सरकार ने फोकस LAC की रणनीति शुरू करी। LAC मतलब कि क्या, देखिए लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज, ये भारत ने एक अपनी नीति बनाई। और आपको समझ में आ रहा होगा लैटिन अमेरिका का कौन सा क्षेत्र है, अब क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल डाउट नहीं बच रहा होगा, आराम से बातें समझ में आ रही होंगी। 1997 में भारत ने इस क्षेत्र पर फोकस करने के लिए अलग से नीति का निर्माण कर दिया। आप समझ सकते हैं कि भारत किस रूप में सक्रिय हो गया यहां पर। इसके बाद अब बात करते हैं भारत लैटिन अमेरिका के आर्थिक संबंधों की। देखिए भारत और लैटिन अमेरिका के आर्थिक संबंध किस प्रकार के हैं, इसको इस तरह से समझें आप। 1990 का जो समय था, हमने बताया यहां से दोनों के संबंधों की शुरुआत हुई। और जब ये समय था 1990 का, उस समय बहुत बहुत मामूली व्यापार होता था। पूरे लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, पूरे लैटिन अमेरिका के जितने भी राष्ट्र हैं सबको जोड़कर मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर जितने भी राष्ट्र हैं उन सबके साथ मिलाकर कुछ $100 मिलियन ही ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। लेकिन 18-19 की जब अगर बात करूं लेटेस्ट आंकड़ों की, तो ये व्यापार पहुंच गया है $40 अरब तक, जो पहले $1 बिलियन से भी कम हुआ करता था 1990 में, अब वो $40 अरब तक पहुंच गया। अब देखें कितना सक्रिय हो गया है भारत, और लैटिन अमेरिका कितने सक्रिय हो गए हैं भारत के लिए, कि कहां $1 बिलियन भी नहीं हो पा रहा था, $1 अरब भी नहीं हो पा रहा था व्यापार, और अब 2018 में आकर $40 अरब तक व्यापार पहुंच गया है। और ये देखिए ये तब हुआ है जब भारत और लैटिन अमेरिका के बीच में दूरी कितनी ज्यादा है। आपको हमने एक मैप दिखाया था, उस मैप में आप एक बार ध्यान से देखिए कि ये वाला भारत है और ये वाला क्षेत्र भारत का क्षेत्र है, और यहां पर है ये दक्षिण अमेरिका। इन दोनों के बीच में दूरी काफी ज्यादा है। दूरी इतनी ज्यादा है, ये करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी है बच्चों। इतनी दूरी होने के बाद भी भारत ने इतना अच्छा व्यापार किया है। बच्चों ये दिखाता है कि दूरी इतनी बड़ी महत्व नहीं रखती, आपको आपकी आवश्यकताएं कितनी है, आपको व्यापार करने की सक्रियता आप कितनी दिखा रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। इनफैक्ट लैटिन अमेरिका के कुछ देशों के साथ भारत के जो व्यापार है वो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से भी अधिक है। अर्थात भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से भी इतना व्यापार भारत नहीं कर रहा है जितना लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों के साथ भारत व्यापार कर रहा है। ये दिखाता है दूरी के बाद भी दोनों देशों के संबंध, भारत और लैटिन अमेरिका के संबंध 1990 के बाद से किस तेजी से बढ़े और 2018-19 तक आते आते कितने इंपोर्टेंट हो गए। ये बात क्लियर हो गई होंगी आपको। देखिए ये जो दूरी है 14,000 किलोमीटर की, यहां पर मैं अगर एक आपको अनुमान दूं, एक जहाज को पहुंचने में लगभग 45 दिन का समय लगता है। इतनी बड़ी दूरी है ये, उसके बाद भी $40 अरब तक भारत और अमेरिका का, ये लैटिन अमेरिका का व्यापार पहुंच गया है। इस व्यापार में अगर मैं बात करूं निर्यात की और आयात की, तो $40 अरब में से भारतीय जो निर्यात है वो है करीब $15 अरब का, और भारतीय आयात है करीब $25 अरब का। $25 अरब भारत आयात कर रहा है और निर्यात कर रहा है $15 अरब का। देखिए भारत का एक प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख जो एक है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल अर्थात वाहन, वाहनों की बिक्री के लिए यह क्षेत्र विशेष रूप से जाना जाता है और भारत के लिए उपयोगी है। इस क्षेत्र में भारतीय वाहनों की डिमांड रहती है, मांग रहती है, और ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है भारत का वो इस क्षेत्र में अपने निर्यातों के लिए जाना जाता है। देखिए भारत के वैश्विक निर्यात के 23% हिस्से के साथ लैटिन अमेरिका भारत के वाहन निर्यात का प्रमुख गंतव्य रहा है। और इसमें सबसे प्रमुख है देखिए मैक्सिको। मैक्सिको में भारतीय कारों का प्रमुख प्रचलन है, भारतीय कारों की यहां बहुत डिमांड रहती है मैक्सिको में। और दूसरा देखिए कोलंबिया, मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ दक्षिणी अमेरिका में ऊपर की तरफ था कोलंबिया, और उस क्षेत्र में भारतीय मोटरसाइकिलों की अच्छी खासी खरीदारी होती है। ये देखा हमने ऑटोमोबाइल यहां पर भारतीय निर्यातों में सबसे प्रमुख स्थान रख रहा है। उसके अलावा भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी अर्थात दवाइयां की जो कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली कंपनी और कंप्यूटर, ये सारे निर्यात भी इस क्षेत्र में होते हैं। भारतीय आयातों की अगर मैं बात करूं, इस क्षेत्र से होने वाले भारत को आयात करीब $25 अरब का आंकड़ा हमने बताया आपको 2018-19 का। और इसमें सबसे प्रमुख देखिए ब्राजील की कृषि क्षेत्र से होने वाला दाल और चीनी। अभी भारत में क्राइसिस आई थी चीनी की भी और दाल की भी।
ब्राजील एक बड़ा कृषि उत्पादक राष्ट्र है बच्चों, और ब्राजील ने सप्लाई की भारत को दाल, चीनी, और साथ में देखिए ऊर्जा के लिए भी ब्राजील जाना जाता है। ऊर्जा में भी एथेनॉल उत्पादन के लिए भारत सरकार का एक प्रोग्राम अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है, मिक्स करना है। ये सारे प्रोग्रामों में भारत और ब्राजील के बीच में संपर्क हो सकता है और एक कोलैबोरेशन हो सकता है। देखिए सहयोग की संभावना है, क्योंकि ब्राजील इस एथेनॉल के उत्पादन में अग्रणी है। और इसके अलावा जो भारत आयात करता है, देखिए तेल आयात करता है, कच्चा तेल हमने बताया आपको, एक हमने बताया था अभी आपको एक झील बताई थी मराकाइबो झील वेनेजुएला में, और इस प्रकार तेल आयात करता है भारत। वनस्पति तेल भी कर रहा है, सोना, कीमती पत्थर, तांबे मैंने आपको बताया था, चिली का जो क्षेत्र था तांबे के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कच्ची चीनी में हमने बताई, ब्राजील से हमने मंगाई। उसके अलावा लकड़ी भी, यहाँ पर देखिए अमेजन के जंगल हैं, लकड़ी उत्पादन काफी होता है और भारत को यहाँ से लकड़ी भी मिलती है। क्लियर हुआ आप लोगों को? भारतीय आयात में ये सारी चीजें शामिल हैं। निवेश की बात करें, मैंने आपको बताया कि दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश करने लगी हैं। देखिए 2000 के बाद के आंकड़े, 2000 के बाद से करीब 15 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी हैं भारतीय कंपनियां, और वो भी खासकर ये ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल अर्थात दवाइयों का क्षेत्र, एग्रोकेमिकल्स का क्षेत्र, और एग्रोकेमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर जो उर्वरक होते हैं वो सारे, खनन, ऊर्जा, खनन में आपको मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं और वहां पर भारतीय कंपनियां निवेश कर रही हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, जिसने वेनेजुएला में तेल का ब्लॉक खरीदा, मराकाइबो झील में। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे नवीनीकृत ऊर्जा कहा जाता है, उसकी भी अपार संभावना है, सौर ऊर्जा की संभावना है, और इसके अलावा हमने देखा इथेनॉल की यहाँ पर संभावना है। अलग अलग इतने सारे डायमेंशंस यहाँ पर खुले हुए हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लैटिन अमेरिका में है, इसीलिए भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका में निवेश कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक चुनौती भारत को मिल रही है, और वो है चीन से प्रतिस्पर्धा। बच्चों इस क्षेत्र में चीन भारत से कहीं ज्यादा आगे सक्रिय है, और जिन जिन क्षेत्रों की हमने बात की उन सब में चीन की भी अच्छी खासी पकड़ है। चलिए बात करते हैं सहयोग के अवसर कहां कहां पर हैं। देखिए भारत में क्या है, विशाल मध्यम वर्ग अर्थात मिडिल क्लास जिन्हें कहा जाता है, और मिडिल क्लास को एक बाजार के रूप में देखा जाता है। जो विश्व के दूसरे देश हैं वो इस मिडिल क्लास को एक बाजार के रूप में देखते हैं, और भारत में मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा जनसंख्या का आधार लेकर चलता है और एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है दूसरे देशों के लिए। इसीलिए दूसरे देश भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत में निर्यात करना चाहते हैं, अपने सामानों को, खपत को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए भारत के इस विशाल मध्यम वर्ग के आकार के कारण लैटिन अमेरिका के लिए भारत एक विशेष निर्यात अवसर प्रस्तुत करता है। दूसरा, भारत में एक उच्च अनुभवी तकनीकी क्षेत्र, सेवा उद्योग, शिक्षा और नवीनता की संस्कृति है, जो लैटिन अमेरिका के विकास में काम आ सकती है। भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश है, जहां का सेवा क्षेत्र, आईटी कंपनीज काफी आगे बढ़ रही हैं, जहां की शिक्षा की गुणवत्ता को विश्व में पहचान मिलती है। एक ऐसा देश भारत है, और अब तो एक नई एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक विचारधारा है वो भी भारत में जन्म ले चुकी है। स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, और ये सब क्या दिखा रहे हैं, भारत में नवीनता की संस्कृति। और ये सारी चीजों में ये जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं ये भारत से लाभ उठा सकते हैं। देखिए ये लैटिन अमेरिकी राष्ट्र चीन से निर्भरता कम करना चाहते हैं, क्योंकि चीन से काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। चीन से निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत को लंबे समय के एक जोखिम मुक्त व्यापार भागीदार के रूप में ये देखते हैं। और ये क्या दिखाता है, सहयोग के अवसर। जो चुनौती हमें मिल रही थी, चीन से प्रतिस्पर्धा मिल रही थी, देखिए चीन के इस निवेश से थोड़े परेशान भी हैं, क्योंकि चीन एक अलग तरह की अर्थनीति को लेकर चलता है। एक सहयोगवादी नीति के बजाय वो अलग प्रकार की एक साम्राज्यवादी नीति को लेकर चलता है। इसीलिए लैटिन अमेरिका के राष्ट्र भी क्या चाहते हैं, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक जोखिम मुक्त व्यापार भागीदार के रूप में सामने आता है। इसके बाद भारतीय निर्यातकों को प्रशांत गठबंधन, देखिए ये मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली, इन राष्ट्रों में ध्यान देना होगा। भारतीय निर्यातों को, भारत के जो निर्यात हैं उनको इन क्षेत्रों में प्रसारित करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बाजार भारत को मिल सकते हैं। और ये जो देश हैं इनकी जो नीतियां होती हैं, जो राजनीतिक नीतियां या आर्थिक नीतियां होती हैं, वो काफी हद तक स्टेबल होती हैं, जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है।
और देखिए मेक्सिको जैसे राष्ट्र ये तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनकी जनसंख्या भी अच्छी खासी है, और इस क्षेत्र में भारत अगर निर्यात को बढ़ाएगा, भारत इनके साथ संबद्ध होगा, तो आगामी समय में भारत के लिए ये बहुत लाभप्रद होगा। देखिए और दो एक विशेष क्षेत्रों की मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सहयोग के विशाल अवसर भारत को यहां पर मिल सकते हैं। देखिए कौन से क्षेत्र हैं, ये है कृषि और ऊर्जा का क्षेत्र। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सहयोग हो सकता है लैटिन अमेरिका के देशों के मध्य और भारत के मध्य। कृषि में क्यों, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में विशाल उपजाऊ भूमि है और ब्राजील एक कृषि महाशक्ति है जिसके पास न केवल कृषि योग्य विशाल भूमि है बल्कि उन्नत खाद्य भंडारण प्रौद्योगिकी भी है। देखिए ये दोनों ही ऐसी चीज हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की कमी है, जो भूमि है वो संकुचित होती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ते जा रही है और नगरीकरण बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र पर दबाव बन रहा है, भूमि पर दबाव बन रहा है। साथ में यहाँ के लिए सिंचाई के लिए हमारे पास उपलब्ध जल संसाधनों की कमी होते जा रही है, पेयजल कम होता जा रहा है, सिंचाई जल कम होता जा रहा है। ऐसे ये दो बड़ी कमियां हैं बच्चों। और तीसरी कमी भारत की क्या है, कृषि क्षेत्र की। भारत अगर कुछ उत्पादन कर भी लेता है तो वो खराब हो जाता है क्योंकि खाद्य भंडारण प्रौद्योगिकी भारत के पास अच्छी नहीं है। भारत का इस क्षेत्र में अवसंरचना विकास नहीं हो पाया है, जिन्हें हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, वो फैसिलिटीज भारत के पास नहीं है। गेहूं खेत में रखा रखा खराब हो जाता है, बारिश में खराब हो जाता है या चूहे खा जाते हैं। बच्चों अगर खाद्य भंडारण की प्रौद्योगिकी भारत में होंगी, अगर भारत के पास इस प्रकार का अवसंरचना होगी तो हमारा बहुत सारा खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाया जा सकता है। और देखिए ये जो कमियां हैं ब्राजील इन्हें पूरा कर सकता है। ब्राजील के पास न केवल विशाल कृषि योग्य भूमि है, न केवल पानी है, बल्कि खाद्य भंडारण प्रौद्योगिकी भी है। अर्थात भारतीय कंपनियां यहां पर जमीन ले सकती हैं, कृषि कर सकती हैं और ब्राजील के साथ इस क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। देखिए ब्राजील चीनी और एथेनॉल में भी अग्रणी स्थान रखता है, और हमने बताया था एथेनॉल के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी। मैंने बताया आपको ब्राजील में पानी है, उपजाऊ भूमि है, और ये दोनों का अनुपात भी एकदम सही है, और इसीलिए यहां पर खाद्य उत्पादन में जो रेशियो होता है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए एक क्षेत्रफल के अंदर, कितनी कितनी उपज होनी चाहिए, उस उपज की पैदावार को बढ़ा देता है। बच्चों इन सारी सुविधाओं का भारत में अभाव है, और हमने बताया इसीलिए यहां पर सहयोग की संभावनाएं अधिक हैं। अर्जेंटीना जो एक दूसरा बड़ा राष्ट्र था, जो हमने दक्षिण अमेरिका के नक्शे में आपको दिखाया था, दूसरा बड़ा राष्ट्र यहां पर ये था ब्राजील वाला क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र था यहां पर कौन था, अर्जेंटीना। इसके साथ भी भारत सहयोग कर सकता है क्योंकि ये भी कृषि अनुसंधान में पारंगत है, ये काफी अग्रणी है। दूसरा क्षेत्र ऊर्जा का क्षेत्र। ऊर्जा बच्चों देखिए जीवाश्म ईंधन, कौन सा ईंधन, जीवाश्म ईंधन तो हमने बात की कि इस क्षेत्रों में काफी ज्यादा तेल मिलता है और प्राकृतिक गैस मिलती है जो भारतीय ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। वैसे भी हम पहले आपको समझा भी चुके हैं, भारत अभी वर्तमान में एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर निर्भर है अधिकांशतः, और वो है पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, खाड़ी देशों का क्षेत्र, और भारत इसे डाइवर्सिफाई करना चाहता है। भारत जहां जहां पर संभावनाएं हैं ऊर्जा की, इस खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की, उनके साथ में कोलैबोरेशन करना चाहता है, वहां निवेश करना चाहता है, वहां से अपने आयातों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत किसी एक क्षेत्र विशेष पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता है। देखिए हमने ये बात की, यहां पर जीवाश्म ईंधन काफी ज्यादा मिल रहा है दक्षिण अमेरिका के पूरे क्षेत्रों में, और इसलिए भारत सरकार के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर है। इन्हें कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जो तेल हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ। जीवाश्म ईंधन के अलावा यहां पर स्वच्छ ऊर्जा भी है। एक सोर्स हमने आपको बताया था एथेनॉल का, दूसरा सोर्स हमने आपको बताया सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा कहां पे ज्यादा मिलती है, भूमध्य रेखा के पास में सूरज ज्यादा चमकता है, अधिक समय तक वहां पर गर्मी रहती है, और इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उत्पादन की अधिक संभावना रहती है। भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय सौर मिशन, और देखिए दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भारत ने और फ्रांस ने मिलकर इसे चलाया था, और दक्षिण अमेरिका ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है भारत को इसमें। और देखिए सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमताएं, जल विद्युत के उत्पादन की क्षमताएं, क्योंकि अमेजन जैसी बड़ी नदी इस क्षेत्र में है, एंजल वाटरफॉल है यहाँ पर, एंजल जलप्रपात जो कि बड़ा जलप्रपात माना जाता है पूरे विश्व स्तर पर, और अनेकों जलप्रपात हैं, अनेकों छोटी नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, और
जीवाश्म ईंधन में ये क्षेत्र जीवाश्म ईंधन की में ये क्षेत्र धनी है, और हमने देखा कि एथेनॉल के उत्पादन में ये क्षेत्र धनी है। इस प्रकार अनेकों संभावनाएं यहां से निकल कर आती हैं दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की सहयोग की संभावनाएं अच्छी खासी बनती है भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच में। देखिए ये पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा हम बता रहे हैं। लैटिन अमेरिका भारत के लिए हाइड्रोकार्बन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र भारत के ऊर्जा आयात में लगभग 10% का योगदान देने लगा है अब। इसलिए हमने कहा कि यह क्षेत्र भारत के लिए एक विशेष भूमिका का निर्वाह करता है। अब बात करते हैं भारत लैटिन अमेरिका राजनीतिक संबंधों की। भारत और लैटिन अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंधों की जब चर्चा होती है बच्चों, तो देखिए ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहता है। लैटिन अमेरिका का भारत को यहां पर समर्थन मिलता है। G4 जो समूह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में का विस्तार करने से संबंधित, वहां पर भारत और ब्राजील सहयोग करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा देखिए लैटिन अमेरिका राष्ट्र कैसे हैं, हमने बताया था आपको, विकासशील या अल्प विकसित। दक्षिण दक्षिण सहयोग देखने को मिलता है भारत और लैटिन अमेरिका के बीच, खासकर अंतरराष्ट्रीय ये राजनीतिक जो संस्थाएं IMF, WTO, विश्व बैंक। WTO में ये जो विकसित बनाम विकासशील राष्ट्रों के जो मुद्दे चलते हैं, वहां पर विकासशील राष्ट्रों की ओर से लड़ते हुए नजर आते हैं भारत ब्राजील दोनों ही। और इस प्रकार ये इन तीनों संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण हेतु समान मत रखते हैं। इसके अलावा देखिए भारत और ब्राजील कुछ अन्य प्लेटफॉर्म भी साझा करते हैं। ब्रिक्स जो कि एक इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है, हालांकि मैं इनकी भी अलग से क्लासेस लूंगा, आपको सारी चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनको भी मैं आपको समझा दूंगा आगामी क्लासेस में। और देखिए इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आप ये जो YouTube का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे यहाँ पर जो मैं YouTube पर लेने वाला हूँ। बाकी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल ही रहे हैं सारे लेक्चर्स, और वहां पर कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। चलिए भारत और ब्राजील ब्रिक्स इप्सा, ये देखिए इप्सा एक प्लेटफॉर्म जो 3 देशों के साथ मिलकर बना, एक ग्रुप बना। ये हुआ इंडिया और ये हुआ ब्राजील और ये हुआ साउथ अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका, अर्थात इन तीनों के देश के साथ मिला इप्सा। और ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स हुआ ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। ये सारे देश मिलकर बना रहे हैं 2 बड़े प्लेटफॉर्म। और यहां पर देखिए भारत और ब्राजील दोनों हैं इन दोनों ही समूहों में, अर्थात क्या हुआ, इन दोनों के बीच अच्छे संबंधों का निर्वाह होता है। अब हम बात कर रहे हैं भारत और लैटिन अमेरिका सामरिक संबंधों की। देखिए ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रर। ये एम्ब्रर जो कंपनी है ब्राजील की, ये दुनिया की एक तीसरी, आप कह सकते हैं तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में ये विमान बेचती है, भारत इसके विमान खरीदता है। और देखिए कई सारे जो आपके VVIP विमान होते हैं, जैसे कि जो भी आपके प्रधानमंत्री हुए या बड़े बड़े जो भी आपके प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख, वो जनरली ब्राजील की इस कंपनी के विमानों का प्रयोग करते हैं जब उन्हें छोटी यात्रा करनी होती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी सामरिक महत्व है इस देश का भारत के लिए और इस क्षेत्र का भारत के लिए। ब्राजीलियाई कंपनी एम्ब्रर ने भारत में विमान भी बेचे हैं। और देखिए ये एक प्रमुख विमान है जो भारत सरकार द्वारा लिया गया है, ERJ-145। ये विमान है जो एम्ब्रर ने भारत में बेचे हैं। और उसके अलावा देखिए ये, और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत इनसे खरीदता है, यहां पर एक सहयोग भी देखने को मिलेगा आपको। ये कि DRDO हमारा संगठन है, सैन्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। और इस संगठन के द्वारा कई सारे रेडार जो बनाए जाते हैं, रेडार जो दुश्मन पर नजर रखने का काम करते हैं, इन रेडारों की मांग रहती है एम्ब्रर कंपनी को भी, अर्थात भारतीय रेडारों का उपयोग किया जाता है एम्ब्रर कंपनी द्वारा बनाए हुए विमानों में। अर्थात देखिए कोलैबोरेशन मिला, भारतीय रेडार और इस कंपनी के बीच में एक सहयोग की भावना देखी जा सकती है। तो DRDO ने ब्राजील के रक्षा मंत्रालय और ब्राजील की विमान कंपनी एम्ब्रर के साथ हवाई रेडार प्लेटफॉर्म विकसित करने में भी सहयोग किया है। इसके अलावा देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस क्षेत्र की किसी कंपनी से विमान खरीद रहे हैं, बल्कि हमारी जो खुद की कंपनी है वो भी इस क्षेत्र में विमान बेच रही है। देखिए भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इक्वाडोर, जो हमने देश देखा था पश्चिमी दक्षिण अमेरिका की तरफ, पेरू, सूरीनाम, इन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर बेचे हैं अपने। भारतीय कंपनियों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया ध्रुव, भारत इस क्षेत्र में इन्हें निर्यात करने की कोशिश कर रहा है और कई सारे हेलीकॉप्टर पहले बेच चुका है इस क्षेत्र में।
हाल ही में भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अपनी नई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को अधिकृत कर दिया है बच्चों। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है ये जो भारत ने रूस के सहयोग से मिलकर बनाई है। ये क्लियर हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल की बिक्री को भी यहां पर हमने चालू कर दिया है। ये दिखा रहा है दोनों के बीच सामरिक संबंध, रक्षा संबंध। इसके बाद हम बात करते हैं इन रिश्तों में क्या चुनौतियां हैं बच्चों। देखिए, कुछ लैटिन अमेरिकी विश्लेषकों के मुताबिक भारत के साथ व्यापार करने में एक बाधा आ रही है और वो है भारत द्वारा लगाई जाने वाली उच्च सीमा शुल्क दरें। बच्चों, भारत ने अपने आप को संरक्षणवादी बना रखा है, ऐसा कुछ का मानना है। देखिए, ये कहते हैं, भारत पर इल्जाम जो लगता है वो ये है कि जैसे दक्षिण अमेरिका से कोई वस्तु चलकर आई, मान लीजिए 100 रुपए की थी और भारत ने यहां पर लगा दिया 200 रुपए का शुल्क, तो ये भारत में जब प्रवेश करेगी तो इसकी कीमत हो जाएगी 300 रुपए, अर्थात महंगी हो गई, भारत में सामान नहीं बिक पाएगा। ये एक समस्या रहती है, ये समस्या उच्च सीमा शुल्क दरों की समस्या। और हालांकि वर्तमान में काफी कोशिश की गई है और इस कोशिश का ही परिणाम है कि ये सीमा शुल्कों में कमी आई है और दोनों के बीच में व्यापार बढ़ने लगा है। इनफैक्ट इस क्षेत्रों के साथ में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते भी लागू किए हैं। एक मर्कासुर करके यहाँ क्षेत्र है, उसके साथ भारत अच्छा खासा सहयोग कर रहा है आर्थिक संबंधों के दृष्टिकोण से, जिनकी चर्चा आप अर्थव्यवस्था के चैप्टर में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में आप पढ़ लेंगे उन्हें अलग से, इसीलिए मैं ज्यादा यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ उन पार्ट को, लेकिन आपको परेशान भी नहीं हो रहा है। भारत और दक्षिण अमेरिका के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनमें आप इतना भी लिख देंगे, आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि ये आईआर के जो क्लासेस हैं ये आपको कहां ले जाएंगे अपनी रैंक इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, उच्च सीमा शुल्क की दरें जो भारत के द्वारा लगाई जाती हैं उनका विरोध किया जाता है दक्षिण अमेरिका के देशों के द्वारा, और हालांकि अभी वर्तमान में काफी कम कर दिया इन दरों को। दूसरी परेशानी जो बताई जाती है वो है भौगोलिक दूरी, जो कि दोनों के बीच में व्यापार में बाधा है। देखिए, ये बाधा मैंने आपको बताया था 45 दिन का समय लग जाता है, 45 डेज एक जहाज को भारत से दक्षिण अमेरिका तक जाने में, और ये एक काफी समस्या है क्योंकि सिर्फ समय ही अधिक नहीं लग रहा है बल्कि परिवहन लागत भी बढ़ रही है। इतनी दूरी तक जहाज जाएगा, ईंधन खर्च होगा और इसके कहीं ना कहीं कीमतों में ये वृद्धि कर देगा। तो भौगोलिक दूरी से समस्याएं बढ़ती हैं बच्चों। लेकिन और अभी दूसरी एक प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी भी नहीं है। अगर मैं बात करूं हवाई जहाज के माध्यम से, तो दूसरे देशों में रुककर हवाई जहाज को जाना पड़ता है, डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी भी प्रॉपर नहीं बन पाई है। और अभी कोशिश चल रही है दोनों देशों के मध्य इन दूरियों को दूर करने की। और मैंने आपको बताया था कि जो ब्राजील की एक विमान कंपनी है उसके साथ हमारे समझौते चल रहे हैं, कोशिश हो रही है कि अधिक से अधिक मात्रा में विमान भेजे जाएं और इन चुनौतियों को, जो व्यापार की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को कम किया जा सके। देखिए, एक और बड़ी बात देखिए, परिवहन लागत हमने बताया, भौगोलिक दूरी अधिक है, मैंने आपको शुरू में बताया 14,000 किलोमीटर की दूरी है, एक जहाज को 45 दिन का समय लग रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ, परिवहन लागत भी बढ़ गई, दूरी ज्यादा, दिन ज्यादा लगे, परिवहन लागत बढ़ी ईंधन के कारण। और एक तीसरी और एक समस्या जो सबसे बड़ी है, लंबी दूरी के कारण ही एक खराब होने वाले सामानों का कारोबार नहीं किया जा सकता। ये जो दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्र हैं ये मांस की बिक्री के लिए जाने जाते हैं और दूध की बिक्री के लिए जाने जाते हैं। और देखिए, ये सामान कैसे हैं जो जल्दी खराब हो जाएंगे, 45 दिन तक अगर जहाज इनको लेकर जाएगा तो ये पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएंगे। बच्चों, ये दूसरी समस्या आ रही है इस भौगोलिक दूरी के कारण। और यहीं पर मैंने आपको बताया कि हवाई मार्ग कितना विशेष भूमिका निभा सकता है और उसके लिए दोनों देश काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, और एक नेक्स्ट चुनौती है भाषा की समस्या। देखिए, भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है अधिकांशतः, हिंदी, या दूसरी एक अंतरराष्ट्रीय जिसको स्वीकृति मिली है भाषा को, वो कौन सी है, अंग्रेजी, इंग्लिश, जिसमें हम सबको परेशानी आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो परेशानी इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी बोलने के बारे में कहा जाएगा तो आप फिर भी बोल लेंगे, लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए कि स्पेनिश भाषा बोलिए या आपको बोल दिया जाए पुर्तगाली भाषा बोलिए तो आपको काफी समस्या आ जाएगी बच्चों। और हम पहले ही बता चुके हैं इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा का प्रभाव है, इन लैटिन भाषाओं का प्रभाव है। यहाँ पर लैटिन भाषाएं कौन सी, पुर्तगाली भाषा और दूसरी स्पेनिश भाषा। और हमने ये भी देखा था ब्राजील वाले क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रभाव था, पुर्तगाली भाषा का, और बाकी क्षेत्रों में कौन सी भाषा का प्रभाव था, स्पेनिश भाषा का, क्योंकि ये इनके गुलाम राष्ट्र हुआ करते थे। और इसीलिए
भारत के व्यापार में भी समस्या आती है इस भाषा की समस्या को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी भी नहीं समझी जाती है अच्छे से, और ये एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। बच्चों, चीन इस क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख प्रतियोगी रहा है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और एक बात और समझ लीजिए, चीन और प्रतियोगी किस सेंस में, क्योंकि चीन ने पनामा नहर के माध्यम से लैटिन अमेरिका के देशों के साथ सीधा शिपिंग लिंक स्थापित कर लिया है, और इसीलिए उसको व्यापार करने में काफी आसानी हो जाती है। ये सारी चुनौतियां थी, और इससे पहले हमने देखा दोनों का भविष्य कितना सुंदर है और किस अवस्था से दोनों देश उठकर आए। एक गुलाम राष्ट्र हुआ करते थे दोनों क्षेत्र, और दोनों ने अपनी आजादी का संघर्ष किया, आजाद हुए, दोनों पास पास आए, एक दूसरे का सहयोग करना प्रारंभ किया, दक्षिण दक्षिण सहयोग प्रारंभ हुआ, अनेकों सहयोग की संभावना बनने लगी। 1990 के बाद जब दोनों ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोल दी, अपनी अर्थव्यवस्था का प्रसार किया, दोनों देश दोनों ही क्षेत्रों की वृद्धि होने लगी, और इसी वृद्धि के साथ में उस बड़े बाजार के रूप में एक दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक प्रवाह देखने को मिला। और कुछ ही वर्षों में जो नगण्य व्यापार हुआ करता था वो कहीं अधिक बढ़कर करीब 40 गुना बढ़ गया पिछले इन 20 सालों में, 30 सालों में। और यही दिखाता है दोनों देशों के मध्य होने वाले मजबूत रिश्ते और भविष्य की संभावनाएं। जो हमने बताया, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में भविष्य में काफी संभावनाएं बसी हुई है। इनफैक्ट ब्राजील की जो हमने एम्ब्रर कंपनी बताई थी वो मदद कर सकती है। भारत एक परियोजना पर कार्य कर रहा है, उड़ान परियोजना, जो छोटे क्षेत्रीय, जो छोटे छोटे टाउन है, कस्बे हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती है। और वहां पर ब्राजील की एम्ब्रर कंपनी कुछ ऐसे विमान भारत को दे सकती है जिससे भारत को इन हवाई मार्गों से छोटे कस्बों को जोड़ने में आसानी हो, खर्चा कम आए और आम लोग उसे दहनीय समझ सकें, और इससे भारत के छोटे शहरों को भी आपस में जोड़ा जा सकेगा, और इसमें ब्राजील की कंपनी सहयोग कर सकती है। इस प्रकार भविष्य में अनेकों संभावनाएं अभी बनी हुई हैं। भौगोलिक दूरी होने के बाद भी दोनों क्षेत्र आपस में पास आए हैं और लगातार पास आते जा रहे हैं। एक दूसरे की महत्वाकांक्षा और आवश्यकता को समझते हुए इन दोनों ही क्षेत्रों का भविष्य सुंदर है और एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में परिणत होने वाला है। बच्चों, ये थी भारत और लैटिन अमेरिका देशों के पूरे संबंधों की कहानी। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे और सारे इन क्षेत्रों में जो अंतर थे वो समझे, हर देश के बारे में हल्का हल्का समझने की कोशिश की, और हमने पूरे इनकी रूपरेखा को समझने के बाद हमने भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों की विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगी होगी। और ये लगी है आपको, इसीलिए आपको लाइक का बटन दबा देना है। और मैंने आपको बताया आगामी लेक्चर मेरे मिलते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करें। जिन बच्चों ने कर लिया है उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और जिन्हें करना है अभी जल्दी से कर लें। प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस कोर्स चालू होने वाला है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है प्लस का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर मेरे आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। बंसल 10 कोड यूज करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फीस बहुत कम है बच्चों, ज्यादा लोड लेना नहीं है, और 10% डिस्काउंट मिलेगा। पूरे साल मेरी गाइडेंस में रह पाएंगे और जल्दी से हम जुड़ के अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने पहले से जुड़ गए हैं, स्टार्ट कर दिया है, और जो बच्चे कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरा ऑल द बेस्ट। डू योर बेस्ट एंड लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। थैंक यू सो मच बच्चों।